नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ नए शोध जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, बल्कि तमाम वो योजनाएं जिनको अपनाकर आपको फायदा भी पहुंचता है। हालांकि आज के कार्यक्रम में हम खासतौर से बात करेंगे किन्नू की खेती पर, यानी किस तरीके से किन्नू की खेती करके किसान लाभ कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। आम बजट 2017-18 में कृषि को विशेष महत्व और उन्नत प्रजातियों के बीज बनाने में आगे आ रहे हैं किसान। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष के आम बजट 2017-18 में कृषि एवं सहकारिता को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें किसानों को मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं, सहकारिता द्वारा ऋण एवं सिंचाई एवं डेयरी उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान रखे गए हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी ने बताया। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को एवं वित्त मंत्री को कृषि मंत्री के नाते नहीं, परंतु एक किसान के नाते मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट का देने की बात जब शुरू हुई और वित्त मंत्री जी ने जब बजट पढ़ना शुरू किया, तब पता चला मुझे कि सबसे पहली शुरुआत उन्होंने कृषि डिपार्टमेंट से की। तो बजट में सबसे पहला काम बांटने का प्रधानमंत्री जी ने किसान क्षेत्र के साथ किया। इसके लिए ये बजट कृषि क्षेत्र की ओर से आवकार के पात्र हैं। अहम इस बजट में जो हमारा प्रधानमंत्री जी का वादा रहा था कि 22 तक हम किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं, वो वायदा जो उन्होंने वचन दिया है उसकी परिपूर्ति करने के हेतु इसी बजट में कृषिकारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि की बढ़ोतरी करते हुए 10 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया, जो अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि है। इनको ऋण मुहैया कराने के बाद इस बार जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो कि ऋण किसानों को लेने देने का प्राइमरी काम करती हैं, वो सोसाइटी जो गांव से बनी हुई होती है, उनका कंप्यूटराइजेशन करने के लिए 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करने का प्रावधान इस बजट में किया गया। वो शायद कृषि के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कृषि की जो मूलतः अवरचना है, जिस पर कृषि की ऋण की सिस्टम अपनी लेन देन की खड़ी है, उसको मजबूती देने का बहुत सबल प्रयास इसके माध्यम से किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड एक मुख्यमंत्री के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो प्रथम बार सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम शुरू किया था, अब पूरे देश के किसानों के लिए वो कर रहे हैं। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें राज्य सरकारों की ओर से हमको ये जानकारी मिल रही थी कि वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेबोरेटरीज़ की कमी है। इसके चलते ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में कुछ दुविधाएं आ रही थी। तो इसको बढ़ोतरी देने के हेतु इनकी लेबोरेटरी की संख्या बढ़ाने हेतु हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक लेबोरेटरी बनाने का निर्णय इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने किया है। मतलब कि ये इनका जो सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रथम बजट में प्रावधान किया था, उसको आगे ले चलने का बिल्कुल तात्पर्य इस बजट के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। 1000 जितनी लेबोरेटरियां पब्लिक पार्टनरशिप की वजह से करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो इसके चलते इस क्षेत्र को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की सारी प्रक्रिया को बलवत्तर बनाने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। हमारे कृषि से जुड़ा हुआ हमारा एलाइड सेक्टर मिल्किंग का है।
पशुपालन का है और कई लंबे अरसे से ये क्षेत्र तरक्की तो बहुत कर रहा है, देखने में भी आ रहा है। हम बोल भी रहे हैं कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इतना उसका प्रगति हो रहा है, मगर इस क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता ध्यान में आ रही थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने 8,000 करोड़ रुपया जितनी भारी राशि ये सिर्फ प्रोसेसिंग को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये सारी जो यूनिटें अभी तक लगी हुई हैं वो बहुत साल पुरानी है, कोई 10 साल कोई 20 साल, तो ये तकनीकी का जो अभी अपग्रेडेशन करना चाहिए और उसमें बढ़ावा देने हेतु बहुत बड़ी राशि इस क्षेत्र को उपलब्ध कराने का इस बजट में प्रावधान किया है। इसके चलते पूरे पशुपालकों को और दूध के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बड़ी सफलता आगे आने वाले दिनों में इस कृषि जगत के साथ साथ मिलने वाली है। पानी के बारे में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार 20,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करके नाबार्ड के माध्यम से जो पुरानी निलंबित सिंचाई योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य पहले बजट में रखा था। मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इसी बजट में भी और 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इसकी यथा 40,000 करोड़ की करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। इसके चलते जो हमारे प्रधानमंत्री का एक स्लोगन रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके चलते माइक्रो इरिगेशन को और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने हेतु बहुत बड़ी राशि इस बार बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समेकित तरीके से देश की कृषि को बढ़ावा देते हुए देश की फूड सिक्योरिटी को हल करना, सिर्फ फूड सिक्योरिटी ही बनी रहे ऐसा नहीं, मगर देश की कृषि के कारण देश कृषि चीज़ों की निर्यात करने वाले देशों में भी अग्रिम स्थान प्राप्त करे, उस दिशा में इस बजट की वजह से देश की कृषि जाएगी। हमारे देश में खाद्यान्नों के बीज उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय राज्य फार्म निगम के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई प्रगतिशील किसान नए नए अनुसंधानों द्वारा नई किस्मों के बीज तैयार कर रहे हैं। पेश है इस बारे में अनुसंधान परख पर ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म चांगली, जहां ये राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सुपर प्रजातियां बनाने में कार्यरत है। वैसे तो इस अनुसंधान फार्म पर सारे साल खरीफ, सोयाबीन, मक्का, सरसों की फसलों में अनुसंधान किए जाते हैं। इस समय गेहूं उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए फार्म द्वारा विकसित 10 नई जातियां किसानों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, जो बदले हुए मौसम एवं तापमान की घटबढ़ से अप्रभावित रहती हैं। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म सुपर व्हीट की प्रजातियां बनाने में सफल हुआ है। इन प्रजातियों से कृषक 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इस फार्म द्वारा विकसित गेहूं की किस्म मोहन वंडर एवं अन्य जातियां देश के 8 प्रांतों में लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती हैं। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म द्वारा विकसित गेहूं की किस्में गुणवत्ता में शरबती किस्म के समानांतर होने से इनसे अच्छा बाजार भाव भी प्राप्त होता है। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मिलकर लगातार 8 वर्षों से सोयाबीन, अरहर, मक्का और गेहूं पर सम्मिलित रूप से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। मक्का में ऐसी जातियों का विकास करने में हम सफल हुए हैं जिन पर पत्तों पर लगने वाले सभी रोगों को वो सक्षम है और उनकी वजह से ये नई जातियां, इन पर पत्तों पर लगने वाली कोई बीमारियां नहीं आती। इसी तरह सोयाबीन में हमने ऐसी जातियों का विकास किया है जो जातियां कई अन्य जातियों से 10 से 15% उपज ज़्यादा देती है। इसमें कुबेर, चमत्कार और चतुर्भुज ये 3 जातियां हैं। विशेष करके चतुर्भुज इसलिए किसानों के लिए उपयोगी है
कि चतुर्भुज के कारण किसान अपनी सोयाबीन की फसल को हार्वेस्टर से काट सकते हैं, क्योंकि ये पौधा सीधा खड़ा होता है और 1050 अभी तत्काल रूप से बनाई गई नई जाति है। यह 85 दिन में बीज से बीज बन जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता उपलब्ध जातियों के बराबर है या उससे अधिक है। इस तरह से गेहूं में हमने संकर गेहूं बनाने का एक सफल प्रयास किया है और जो ड्यूरम और एस्टियम कठिया और चपाती बनाने वाले गेहूं के संकरण से जो नई जातियां बनाई गई हैं, उनकी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता उपलब्ध गेहूं की जातियों से कई गुना अधिक है और आने वाले वर्षों में गेहूं में उत्पादन बढ़ाने की नई संभावनाएं इन जातियों के द्वारा पैदा की जा सकेगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। वर्षा और बर्फबारी के लिए पूर्वानुमान तथा चेतावनी। जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी होने की अत्यधिक संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पूर्व उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने की और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की संभावना है। शेष भारत में न्यूनतम तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। खेती की खबरों में बस इतना ही और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे किसान जो है वो सिर्फ पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि फूलों और फलों की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और इन्हीं में अगर फलों की बात की जाए, कीनू एक ऐसा फल है जिसकी अब हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार खेती की जा रही है, क्योंकि इसी ने संतरा और माल्टा जैसे फलों को पीछे छोड़ दिया है। और जितना ये रसदार है उतना मुनाफा भी इसमें छिपा हुआ है और इसी वजह से किसान इसकी खेती कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक ऐसे किसान से जिनका नाम है सज्जन सिंह नैन। ये किस तरीके से कीनू की खेती कर रहे हैं और उसके बाद बेहतर दाम इनको मिल सके उसको मार्केट में ले जाते हैं और उसके लिए जो मेन अवयव हैं उसके, फिर चाहे हम बात करें ग्रेडिंग की, पैकेजिंग की, क्योंकि ये तमाम ऐसे कारक हैं जिनसे आपको बेहतर दाम मिल सकते हैं। किस तरीके से ये किसान इन तमाम कारकों को लेकर आगे चल रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, आइए जानते हैं। नींबू वर्गीय बागवानी में कीनू अपना अहम स्थान बनाता जा रहा है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जिला श्री गंगानगर के बहुत बड़े भूभाग में कीनू की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। कीनू की पैदावार ने संतरे को पीछे छोड़ दिया है और इसका श्रेय जाता है इन प्रांतों के किसान भाई बहनों को। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के युवा किसान इसमें आगे आ रहे हैं। हरियाणा राज्य के जिला सिरसा के ग्राम खारिया में हमारे कृषि दर्शन की टीम एक युवा कीनू उत्पादक के पास उनके अनुभव जानने पहुंची। मेरा नाम सज्जन कुमार नैन है। मैं यहाँ गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। और मैंने आज जन्म से लेकर जब से होश संभाला तब से खेत में लगा हूँ। मेरे पापा चंडीगढ़ पुलिस में थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो तब से जब मतलब ये मानो आप जैसे ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र का मैं था, तब से मैंने खेत में काम करना शुरू कर दिया था जी।
और तब से शुरू में इच्छा यही थी भी कुछ न कुछ नया करूं। जैसे मेरे परिवार के लोग कहते थे भी बेटे तेरे पापा जॉब में थे, तेरे को एक्सपीरियंस कोटा में जॉब मिल जाएगा। तो मैंने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा। मेरी इच्छा ये थी कि जो कुछ करूँ ना यहाँ अपनी ये पुश्तैनी ज़मीन है इसमें कुछ करके देखूँ। तब जैसे मेरे दिमाग में मैं जैसे अबर साइड में मेरे रिलेटिव हैं, मौसी जी मेरे, उनके पास जाता था तो वहाँ देखा उनके किन्नों के बाग थे बहुत अच्छे अच्छे। और उस टाइम हमारे यहाँ ज़मीन की कीमत थी लगभग 2 लाख रुपए किलो, और उनके एक एकड़ में किन्नू हो जाते थे लगभग 1.5 लाख के। तो मैंने सोचा ये तो लो ज़मीन की कीमत ही 1 साल में दे रहा है। तब से दिमाग में ये चीज़ शुरू हुई कि क्यों ना मैं भी यहाँ किन्नू लगाऊँ। उस टाइम हमारे यहाँ किन्नू नहीं होते थे। तो तब मैंने सोचा, पूरी जानकारी थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो 2 एकड़ में स्टार्ट करके देखते हैं। तो 2 एकड़ में स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा देसी सिस्टम से, जैसे अपनी जो घरे पानी वाली मोटर होती है उससे पानी दे देंगे। फिर मेरे को पता चला भी सरकार ने स्कीम चला रखी है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसमें कुछ सपोर्ट ज़्यादा थी, जैसे ड्रिप के लिए सब्सिडी थी और काम के लिए सब्सिडी थी। तो मैंने फिर ये 7 एकड़ का प्रोग्राम बना लिया। तो ये 7 एकड़ बनाने के लिए फिर जैसे स्टार्ट हो गया, उसके बाद अपने आप जैसे दिमाग में एक बार आया भी ये काम करना है, तो उसके लिए जो जानकारियाँ थी वो अपने आप आनी शुरू हो गई, सरकार की मदद मिलती रही। तो इसमें जैसे अब आप ये देख रहे हो, ये मेरा 10 साल के पौधे हो गए हैं, और पिछले साल मैंने इसका 1 एकड़ का 2 लाख रुपये बांटे थे। तो इससे मदद मिली तो मैंने कुछ आगे 5 एकड़ में और नया लगा दिया, वो भी सही चल रहा है। अब जैसे उसमें पहला फल इस साल लिया, पहला फल 5 एकड़ है तो उसमें 3.5 लाख रुपए का फल लिया है। तो इसमें ये मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा। सज्जन कुमार जैसे युवा प्रगतिशील किसान से और भी युवा किसान प्रेरणा ले रहे हैं। उनके खेतों में जाकर कीनू की बागवानी के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो जैसे एजुकेशन पूरी है, जैसे मैंने भी ग्रेजुएट कर रखी है, पर मैं शुरू में ये था भी यही करूँगा। तो वो दोस्त लोग कहते हैं वो जैसे कोई काम देखे सज्जन, वो यार काम क्या देखे, इससे बढ़िया काम अपने क्या मिलेगा, पूरे देश का पेट भर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी काम से जुड़े। अगर इस काम में अगर आप नॉलेज जो भी तुम पढ़े लिखे हो मेरे साथ में लोगे तो मुझे भी कुछ हौसला मिलेगा, मैं इसको और अच्छे तरीके से कर सकें, हम सब मिलकर और ज़्यादा एक अपनी चैन बन जाएगी तो और बढ़िया कर सकते हैं। तो तब से ले कुछ एक तो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सज्जन कुमार एक जागरूक एवं पढ़े लिखे युवा किसान हैं। सरकार द्वारा बागवानी के क्षेत्र में दी जा रही लाभकारी योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा दी जा रही सिंचाई संबंधी सब्सिडी भी प्राप्त की है और अपनी बागवानी में इजाफा कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जैसे इसके शुरू में स्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत बड़ा स्टेप होता चाहिए। जैसे अपने जो वाटर टैंक बोलते हैं उसके लिए तो 100% सब्सिडी थी उन्होंने, और ड्रिप है, ड्रिप पे लगभग उस टाइम 80% सब्सिडी थी जी, पौधों पे भी सब्सिडी थी भी, हर काम में पूरी मदद मिली और जानकारी भी उन्होंने पूरी दी भी कौन सी चीज़ कहाँ से लें, क्या लें, उसके बारे में अच्छी मदद दी। तो इसके लिए मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की, और आगे करते रहेंगे तो और ज़मींदार भाई भी इसे और अच्छे हो सकते हैं। बाकी रही इसके जैसे सीटर्स की संभाल की बात है, तो इसका सिस्टम हर मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है सारा। जैसे मैं इसमें अब जैसे ये खाली होते हैं अगले प्लान के लिए, फरवरी 1 वीक से इसमें फर्टिलाइजेशन देना शुरू कर दूंगा, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी आ जाएंगे और अपने जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी आ जाएगा। वो फरवरी में देके फिर आगे जैसे जैसे इसमें मतलब फ्लावरिंग शुरू होगी, फिर फ्रूट सेट होना शुरू होगा, तो उसमें जैसे जैसे बीमारियाँ आती जाएगी, जैसे सबसे पहले फ्रूट ड्रॉपिंग स्टार्टिंग हो जाते हैं, अप्रैल मई में शुरू हो जाता है, तो उसके लिए कोई बढ़िया फंगीसाइड देना, आगे जैसे फोलियर स्प्रे देनी, तो वो हर चीज़ का एक लगभग पर्टिकुलर टाइम सा है, उस पर चलता रहे। और पानी की जरूरत जैसे ड्रिप के ऊपर सिस्टम अपना, तो उसके हिसाब से जो इसका सिस्टम है हर मंथ वाइज, जैसे गर्मी ज़्यादा हो गई तो इसकी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वो रूटीन में चलता रहे। और हो सके तो उसमें अगर फर्टिगेशन भी ड्रिप से कर लें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस हिसाब से हम लगभग ये चलते रहते हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, दिक्कत वही बात है, लास्ट में जाके बात वही आती है, दिक्कत सिर्फ बेचने में आती है, वजन पैदा करने में इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी बेचने में आती है जी। इस युवा किसान ने अपने अथक परिश्रम द्वारा भरपूर फसल लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, लेकिन हर किसान की तरह सज्जन कुमार भी मार्केटिंग को लेकर सरकार की तरफ आस लगाए हुए हैं। ये मार्केटिंग वाला जी ये बुरा फंडा अभी तक, ये इसमें मैं चाहते हैं सरकार हमारी कोई मदद करे। हमारे यहाँ जब मंडी में जाके ये रेट वगैरह देखते हैं ना, उस टाइम बहुत मतलब दिल हल्का पड़ जाता है जी। अब जमींदार का काम होता है जैसे वजन पैदा करना, वजन तो हम जितना टारगेट दे उतना पूरा कर लेते हैं, पर बाद में उसको बेचने में दिक्कत आती है जी। तो ये बहुत बड़ा, तो मैं ये सरकार से अपील चाहता हूँ
भी इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ चाहे जो भी बेटर हो, जो कोल्ड स्टोरेज हो या कुछ जो भी सिस्टम करना चाहिए उस तरह का सिस्टम ही दे हमें, जो कल को दिक्कत ना आए। अब मार्केट में तो अगर हमारे नज़दीक सारी छोटी मंडियाँ हैं, 20 क्विंटल से ज़्यादा किलो लेंगे तो आगे डिमांड ही नहीं है। तो ये मैं सरकार से चाहता हूँ भी इसके लिए कोई उचित हल हो तो आगे से हम सही रह सकें। ये युवा किसान सरकारी मुआवजे का पक्षधर नहीं है, ये तो अपनी फसल का उचित मूल्य ही चाहता है। नहीं, मुआवजा तो वो सरकारी सिस्टम है जी, अगर वो देना चाहिए, पर उससे बढ़िया मैं ये चाहता हूँ भी सरकार कुछ इस तरह का सिस्टम दे दे भी हमें हमारी जो कल्टीवेशन कॉस्ट है या जो अपने प्रोडक्ट करके उसका हमें रेट जायज मिल जाए, तो हमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। फिर सब्सिडी वाली बात वो होगी नहीं, अगर हमें आप पहले से हम जो कर पैदा कर रहे हैं उसका सही रेट मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है किसी से मांगने की। हमें मतलब कुछ लेने के बजाय कुछ देने वाला बनाओ ना, तो उसके लिए सिर्फ और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें जो मंडी सिस्टम है उसमें अगर रेट सही मिल गया, जमींदार को अगर उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट के हिसाब से रेट मिल गया तो वो किसी से कभी बीट नहीं होगा। सज्जन कुमार अपने युवा साथियों को हमेशा अपना व्यवसाय करने के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। वो नौकरी करने में नहीं, नौकरी देने में विश्वास रखते हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज इस भागदौड़ की दुनिया में जॉब के पीछे मत भागो। ये जो खेत वाला काम है पूरे देश का पेट भर रहे हैं, पूरे जनता का पेट भर रहे हैं, सारा देश इसी से चलता है। पर तो सभी से अपील यही है भी दूसरे काम में ज़्यादा ध्यान ना देकर इस काम में अगर पढ़े लिखे लोग बढ़िया, जिनको पूरी नॉलेज होगी, जैसे फॉरेन कंट्री में देखते हैं बहुत पढ़े लिखे फार्मर वो बहुत अच्छी खेती करते हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी इस काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और इसमें और ज़्यादा बढ़िया कामयाब हो सकते हैं जी। भाई सज्जन कुमार कीनू की बागवानी के साथ साथ आलू, मटर और चने की फसल भी भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। ये देखिए सर, ये मेरे आलू की खेती है। इसमें आलू बोया अभी लगभग 2.5 महीने हुए हैं इसको। तो आलू के साथ मेरी उस साइड में मटर की खेती है जी, और ये जो पीछे दिखाई दे रही है ये चने की खेती है। इसमें इंटरक्रॉपिंग मतलब किन्नू के अंदर चना है, दोनों की अच्छी फसल किन्नू को तोड़ ली, चने की अभी आने वाली है, दोनों काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ जैसे और दूसरी खेती भी कर रहा हूँ, पर ज़्यादा मैंने अपना सारा सब्जी पे ज़्यादा कर रखा है जी। कुछ प्याज भी लगा रखा है, कुछ मटर हो गई, इधर आलू हो गए, चना हो गया। चना भी ये मतलब हरा ही बेचना है जी, सब्जी के लिए ही है। तो मैं ये भी अपने दूसरे जो युवा भाई हैं उनसे चाहता हूँ कि वो ट्रेडिशनल खेती छोड़ के इस तरह खेती की तरफ आओ, जो इसमें एक तो लोगों को अच्छी चीज़ मिले और ज़मींदार को कुछ रेट भी अच्छा मिले। और इसमें सब्जी में अगर मेहनत करेंगे तो खूब बचत निकल सकती है, बशर्ते कि मार्केट अपने सही लग जाए। और मार्केट के लिए फिर हर बार में प्रोडक्ट जब तैयार करते हैं तो दिक्कत मार्केट की आती है। तो मार्केटिंग के लिए अगर कोई अच्छा कुछ सीख लेते हैं आप तो ये और भी बढ़िया होगी। और सरकार अब इसमें कोई ठोस कदम उठा के पूरी सॉलिड मदद कर दे तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से यही सुझाव है भी आप भी मेरी तरह डाइवर्सिफिकेशन पकड़ो, अलग अलग तरह की खेती करके देखो, एक पे मत लगे रहो। इस प्रकार ये युवा किसान अपने जिले में युवाओं के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों बहनों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, कल कार्यक्रम में आपकी चिट्ठी, आपकी पत्री यानी जो आपके खत, आपके सवाल हमारे पास आते हैं उनके जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो कल भी ज़रूर देखिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।